ये कहानी जापान की है। पुराने समय में जापान में एक औरत थी जो बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता के चर्चे मीलों तक थे। सभी लोग उसके पति से कहते थे कि वो बहुत किस्मत वाला है जो उसको इतनी सुंदर पत्नी मिली। उसका पति लोगों के इस तरह की बातों को उनका ताना समझने लगा और उसे अपनी ही पत्नी से जलन होने लगी। वो अब हमेशा अपनी पत्नी से गुस्सा रहने लगा। एक दिन ऐसे ही गुस्से में उसने तलवार से अपनी पत्नी के चेहरे पर कई वार किए और उसका पूरा चेहरा चीर दिया। अब वो औरत बेहद कुरूप और डरावनी दिखने लगी। इन्हीं जख्मों से उस औरत की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने के बाद वो एक चुड़ैल के रूप में वापस लौट आई। ऐसा कहते हैं कि वो आज भी उसी फटे हुए चेहरे को लेकर घूमती है और लोगों से पूछती है कि क्या वो आज भी सुंदर है। अगर उसको सामने वाले का जवाब अच्छा ना लगे तो वो उनको मार डालती है। उससे बचने का एक ही तरीका है, उसको ऐसा जवाब दो कि वो कंफ्यूज हो जाए। एक बार 3 लड़कियां कैरियोके से वापस घर लौट रही थी। उनको लौटते हुए थोड़ी देर हो गई, इसलिए अंधेरा हो चुका था। वो एक सुनसान रास्ते से जा रही थी कि तभी उनको लगा कि उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। उन तीनों ने पीछे नहीं देखा और वो अपनी कदमों की रफ्तार तेज करके आगे जाने लगी। लेकिन वो जितना भी तेज चल लें, उनके पीछे से जो आ रहा था वो उनके और पास आता जा रहा था। एक समय ऐसा हुआ जब वो बिल्कुल इनके पीछे आ गया और इन्हें आवाज दी, क्या मैं सुंदर हूं? पीछे से एक औरत की आवाज सुनकर ये लड़कियां अब पीछे पलटी। इन्होंने देखा पीछे एक औरत थी जिसने ट्रेडिशनल जापानीज किमोनो पहना हुआ था। साथ में उसने बाल भी पुराने जमाने के स्टाइल से बांधे हुए थे। उस औरत ने एक मास्क भी पहना था, इसलिए सिर्फ उसकी नाक और ऊपर का हिस्सा दिख रहा था। वो औरत अब पहली लड़की की तरफ देखकर बोली, क्या मैं सुंदर हूं? तीनों लड़कियां घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उनको थोड़ी राहत थी कि इनका पीछे एक औरत ही कर रही थी। हालांकि उस औरत की हरकतों और पहनावे से वो पागल लग रही थी। उस औरत ने फिर से पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? पहली लड़की ने उस औरत की सुंदर आंखें देखी और अटकते हुए जवाब दिया, हाँ आप सुंदर हो। जवाब मिलने के बाद उस औरत ने अपना मास्क उतारा और अपना असली चेहरा दिखाया। उसके चेहरे पर जगह जगह घाव थे और पूरा चेहरा ही जैसे फटा हुआ था। उसके फटे हुए गालों से ही उसके मुंह के अंदर के पैने दांत दिख रहे थे। तीनों लड़कियां उस चुड़ैल को देखकर डर गईं और भागने लगीं, लेकिन वो जिस भी तरफ भाग ली वो चुड़ैल उनके सामने ही आ जाती। आखिर भागते भागते तीनों एक गली में जाकर फंस गई। आगे रास्ता बंद था और पीछे वो चुड़ैल। उस चुड़ैल ने फिर पहली वाली लड़की से पूछा, अब बताओ, क्या मैं अब भी सुंदर हूं? तीनों लड़कियां डरी हुई थी। डरते हुए और रोते हुए उस लड़की ने ना में अपना सिर हिलाया। उसके इस जवाब से वो चुड़ैल गुस्सा हो गई और उसने अपने तेज नाखूनों से उस लड़की को एक झटके में मार डाला। उसको मारने के बाद अब वो चुड़ैल दूसरी लड़की की तरफ मुड़ी और फिर से वही सवाल किया, क्या मैं अब भी सुंदर हूं? दूसरी लड़की ने देख लिया था कि ना बोलने का अंजाम क्या होता है, इसीलिए वो लड़की उस चुड़ैल से डरते हुए और रोते हुए बोली, हाँ तुम अभी भी सुंदर हो। उसके जवाब पर वो चुड़ैल एक डरावने ढंग से मुस्कुराई। फिर उसने उस लड़की से कहा, अच्छा तो चलो मैं तुमको भी सुंदर बना देती हूँ। ये कहकर उस चुड़ैल ने अपने नाखूनों से उस लड़की के चेहरे को भी अपनी ही तरह पूरा फाड़ डाला। वो लड़की दर्द के मारे वहीं पर बैठकर रोने लगी। उसके कपड़े उसके खून से पूरी तरह से लाल हो चुके थे। अब वो चुड़ैल तीसरी लड़की की तरफ मुड़ी और वही सवाल किया, क्या मैं अब भी सुंदर हूँ? उस तीसरी लड़की ने देख लिया था
कि हाँ या ना दोनों बोलने का क्या अंजाम होता है, तो उसने उस लड़की को जवाब दिया, अगर तुमको लगता है कि तुम सुंदर हो तो तुम सुंदर हो। उसका जवाब सुनने के बाद वो चुड़ैल सोच में पड़ गई। इतने सालों से वो दूसरों से पूछ रही थी कि वो सुंदर है या नहीं, लेकिन उसने कभी गौर नहीं किया कि वो खुद के बारे में क्या सोचती है। वो चुड़ैल यही सब सोचते सोचते वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद तीसरी लड़की ने भागकर कुछ लोगों को बुलाया। उस पहली लड़की की लाश और उस जख्मी दूसरी लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया। वो जख्मी लड़की बच तो गई, लेकिन उसका चेहरा हमेशा के लिए खराब हो चुका था। लेकिन असली सवाल, क्या वो चुड़ैल हमेशा के लिए चली गई थी? बिल्कुल नहीं। वो चुड़ैल फिर से लौटेगी, फिर से यही सवाल दूसरे लोगों से करेगी। उसको कंफ्यूज करने के लिए उसे हर बार नए जवाब देने होंगे, क्योंकि उसको एक ही जवाब बार बार नहीं दिया जा सकता। मैं ब्राज़ील का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं छोटा बच्चा था। ये घटना इतनी डरावनी है कि इसका सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि मेरे भाई पर भी गहरा असर पड़ा है। हमारे यहाँ स्लीप पैरालिसिस को एक नॉर्मल चीज़ नहीं माना जाता। ऐसा कहते हैं कि स्लीप पैरालिसिस के पीछे एक काली शक्ति का हाथ होता है, और उस शक्ति का नाम है ला पिसाडेरिया, यानी कि बूढ़ी चुड़ैल। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाओ तो आप इस बूढ़ी चुड़ैल की नज़रों में आ जाते हैं। इसीलिए खाना खाने के बाद हम अक्सर 15 से 20 मिनट की वॉक किया करते हैं। अगर कोई खाने के तुरंत बाद सो गया तो ऐसे लोग इस चुड़ैल के शिकार बन सकते हैं। ये बूढ़ी चुड़ैल अपने सोए हुए शिकार की छाती में बैठ जाती है। अपने शिकार की छाती में बैठे बैठे ये काफ़ी देर तक उसको घूरती रहती है। इस बीच अगर उसके शिकार की नींद खुल गई तो भी वो इस बूढ़ी चुड़ैल को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ देख सकता है कि कैसे उसके ऊपर बैठी इस चुड़ैल के बाल हवा में उड़ रहे हैं, कैसे वो अपने लंबे पैने दांतों पर अपनी जीभ फेरती है और कैसे वो उसकी बेबसी पर हंस रही होती है। दूसरों के डर से इस बूढ़ी चुड़ैल को ताकत मिलती है। इसका शिकार जितना ज़्यादा डरेगा, बूढ़ी चुड़ैल की भूख उतनी ही शांत होगी। तुम भाग नहीं सकते, तुम चिल्ला नहीं सकते, बस चुपचाप से लेटे लेटे उसे देख सकते हो। अगर किस्मत अच्छी रही तो ये बूढ़ी चुड़ैल अपने शिकार को पहली ही रात में मार डालती है। मारने के लिए ये अपने शिकार की छाती पर बैठकर उसका दम घोंटकर तड़पा तड़पा कर और डरा डरा कर मारती है। लेकिन अगर शिकार की किस्मत खराब है तो फिर ये चुड़ैल उसको हर रात को जाकर डराएगी। ये उसकी छाती पर बैठकर उसके पेट पर लातें मार मार कर उसको हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मारेगी। इससे उसका शिकार दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है और ये बूढ़ी चुड़ैल दिन ब दिन ताकतवर। पहले तो मुझको लगता था कि ये कहानी बच्चों को डराने और पैदल चलाने के लिए बनाई गई है, लेकिन उस रात को मेरी ये सोच ही बदल गई। मैं शायद 15 साल का था। उस रात मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मुझे फीवर था। दवाएं खाने से मेरे मुंह का स्वाद पूरा कड़वा हो चुका था और इसलिए मेरा खाना खाने का मन बिल्कुल नहीं था। मैं बस बिस्तर पर लेटकर आराम करना चाहता था। लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि बिना खाए सोना नहीं, तो किसी तरह बिना मन से मैंने खाना ठूंसा और बिस्तर पर जाकर लेट गया। बुखार की वजह से आज मैं खाने के बाद पैदल नहीं चला। आखिर क्या ही हो जाएगा एक रात ना चलने से। लेटने के कुछ ही देर बाद मुझे नींद आ गई। बाहर वाले कमरे में मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई टीवी देख रहे थे। टीवी की और उनकी आवाज़ें हर थोड़ी थोड़ी देर में आ रही थी। मैं अंदर वाले कमरे में आकर लेटा था और कमरे की लाइट भी मैंने बंद कर दी थी। लगभग 1 घंटे के बाद मुझे थोड़ी असहजता होने लगी। मुझे हिलने डुलने और सांस लेने में भी तकलीफ सी महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद बुखार की वजह से मेरा बदन टूट रहा है, लेकिन ऐसी तकलीफ तो मुझे बुखार में भी कभी महसूस नहीं हुई। मैंने कंबल से पूरा अपने आप को ढका हुआ था, मतलब मेरा चेहरा और सिर भी कंबल से ढके हुए थे।
मैंने अपने हाथों से अपने चेहरे से कंबल को हटाने की कोशिश की, लेकिन चाह कर भी मैं अपने हाथ नहीं हिला पा रहा था। और फिर मेरे देखते ही देखते मेरे चेहरे से वो कंबल अपने आप हटने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई था जो मेरे चेहरे से कंबल हटा रहा हो। धीरे धीरे कंबल हटते हुए मुझे हल्की हल्की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। जब कंबल का आखिरी कुछ हिस्सा मेरी आंखों के ऊपर रह गया तो फिर किसी ने उसको एक तेजी से हटाया, और फिर मैंने देखा वो नज़ारा जिसको देखने के बाद मैं आज भी रात को सीधी करवट नहीं सोता। मेरी छाती पर बैठी हुई थी वही बूढ़ी चुड़ैल। मेरे चेहरे से कंबल उसी ने हटाया था। कंबल हटाने के साथ ही वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास लेकर के आई। अंधेरे की वजह से पहले तो मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन पास लाने की वजह से अब उसका डरावना चेहरा साफ साफ दिख रहा था। साथ ही साथ अब उसकी सांसें भी मेरे चेहरे को छूने लगी। इतनी पास से उसको देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया और मेरा चेहरा पसीना पसीना हो गया। उस बूढ़ी चुड़ैल ने जैसे भांप लिया कि मेरा डर बढ़ रहा है, और इस चीज़ को भांपकर वो मुस्कुराने लगी। उसके मुस्कुराने पर उसके पैने लंबे दांत और सड़ी हुई जुबान दिखने लगी। उसके मुंह के अंदर हम इंसानों की तरह लाल मसूड़े और जीभ नहीं थे, बल्कि वो तो जैसे गहरे हरे रंग के थे। मुझ पर डर के हावी होने को महसूस करके वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और मेरी छाती से हटकर मेरे पेट पर बैठ गई। मैंने सुन रखा था कि अगर ये बूढ़ी चुड़ैल तुमको तिल तिल कर मारना चाहती है तो ये पेट पर हर रात लातें मारेगी, और अगर ये तुम्हें एक ही रात में मारना चाहती है तो फिर छाती पर बैठी रहेगी। उसको अपने पेट की तरफ जाता देखकर मैं और भी डर गया। ये चुड़ैल तो मुझे हर रात थोड़ा थोड़ा करके मारना चाहती थी। उस चुड़ैल ने फिर से मेरा बढ़ा हुआ डर महसूस किया और वो फिर से हंसने लगी। अपनी चालों को मेरे ऊपर चलते देखकर उसको मज़ा आ रहा था और वो मुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। उसने अपना एक पैर उठाया और मुझे देखते हुए वो मेरे पेट पर लात मारने को हुई। उसकी हर हरकत से मेरा डर बढ़ता जा रहा था और साथ में बढ़ रही थी उसकी शक्तियाँ। तभी लाइट चालू हो गई और वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। मैं भी उठकर बैठ गया। मैंने देखा मेरा भाई अंदर कमरे में आ गया था। मम्मी पापा ने टीवी बंद कर दिया था और सभी सोने की तैयारी कर रहे थे। मेरे भाई ने मुझे पसीने से भीगा हुआ देखा, फिर लाइट बंद कर दी और खुद भी सो गया। उस चुड़ैल को मैंने शायद से सपने में देखा था, लेकिन जो भी मैंने देखा वो इतना सच्चा था कि मैं खुद दुविधा में था। क्या वो बूढ़ी चुड़ैल सच में आई थी? आने वाले कुछ दिनों तक मैं खाने के तुरंत बाद नहीं सोया और ना ही फिर वो चुड़ैल मेरे पास वापस सपनों में आई। शायद वो सच में सपना ही था। लेकिन आज जब उस बात को इतना समय बीत चुका है तब मेरे ध्यान में उस समय की कुछ बातें आ रही हैं। उस रात के बाद मेरा बड़ा भाई लंबे समय तक मेरे कमरे में मेरे साथ ही सोया, लेकिन मैंने उसको कभी भी मेरे सामने सोते हुए नहीं देखा। मतलब वो मेरे बाद में सोता था और मुझसे पहले ही उठ जाता। अक्सर वो मेरे सोते समय लाइट भी बंद नहीं करता, और मेरे लाइट बंद करने की बात कहने पर वो मुझसे कहता कि वो खुद कर देगा थोड़ी देर में। और फिर एक और बात थी, उस रात जब मेरे ऊपर वो चुड़ैल बैठी थी और मेरे भाई ने आकर लाइट जलाई थी, तो वो लाइट उसने जलाई ही क्यों थी? वो तो चुपचाप से आकर अपने बिस्तर पर सो सकता था। क्या उसने मुझे उठाने के लिए या फिर उस चुड़ैल को भगाने के लिए लाइट जलाई? मैंने उससे काफ़ी बार पूछने की कोशिश की कि क्या उस रात को उसने कुछ देखा था, लेकिन वो हर बार इस चर्चा को शुरू होते साथ ही बंद कर देता था। शायद से उस रात को मेरे भाई ने लाइट जलाकर उस चुड़ैल को भगाया और आने वाले कुछ समय तक ध्यान देता रहा कि वो चुड़ैल मेरा पीछा छोड़ दे। या शायद वो सब कुछ मेरे सपने में हुआ और मेरे भाई की नींद सच में कम हो गई थी। मुझे मेरे सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन एक बात तो पक्की थी, उस रात के बाद हम दोनों भाइयों में ही बदलाव आ चुके थे।
मैं इंडोनेशिया का रहने वाला हूँ। यहाँ पर एक ख़ास तरीके की डायन की कहानी काफ़ी सुनने को मिलती है। इस डायन को शाक चुन्नी कहते हैं। ये ऐसी औरतें होती हैं जिनकी मृत्यु बच्चे को जन्म देने के दौरान हो गई होती है। ये अतृप्त आत्माएं होती हैं। ना तो इन्हें माँ होने का सुख मिला और ना ही अपने पति के साथ लंबा जीवन बिताने का। इस वजह से ये आदमियों और बच्चों को अपना शिकार बनाती है। खैर, ये तो सिर्फ कहानी है, या कम से कम मैं तो यही समझता था। उन दिनों मैं अपने गांव आया हुआ था। यहाँ पर करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, तो शाम तक ही खेलकूद और घूमना फिरना सब खत्म हो जाता था। शाम होते साथ ही गांव में लोगों का बाहर निकलना लगभग ना के बराबर था। ऊपर से सबको सख्त हिदायत भी थी कि अंधेरा होने के बाद किसी भी हालत में अकेले नहीं निकलना है। हम बच्चे तो बच्चे, अगर कोई बड़ा भी बाहर घूमता हुआ दिखता तो उसको भी डांट लगाई जाती। ऐसी ही एक शाम को हम सब अपने घरों के अंदर टीवी देख रहे थे। शायद से रात के 8 बजे के करीब का समय रहा होगा, लेकिन बाहर का सन्नाटा देखकर ऐसा लग रहा था कि रात के 1 या 2 बज रहे होंगे। हम टीवी देखने में मग्न थे। इतने में हमारे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। हम सभी लोग चौंके। रात को दूसरे घरों में आना जाना तो दूर, कोई बाहर तक नहीं निकलता था। मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक औरत थी। उसने हमसे कहा, जी हमारी कार ख़राब हो गई है और हमारा फ़ोन भी नहीं लग पा रहा। क्या आप हमें फ़ोन इस्तेमाल करने दे सकते हैं? हमारा मैकेनिक यहीं पर आ जाएगा। मेरी माँ ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक उल्टा सवाल पूछा, हम? क्या आपके साथ कोई और भी है? उस औरत ने जवाब दिया, हाँ मेरे पति, मुझे यहाँ छोड़कर वो वापस कार के पास लौट गए हैं। उसकी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे पिता और बाकी घर वालों की तरफ दहशत से देखा। तुरंत सब लोग हरकत में आए और बाकी गांव वालों के घरों पर जाकर उन्हें बुलाने लगे। उस औरत को और हम बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक कार को ठीक करने के लिए इतनी हाय तौबा क्यों? उस औरत के पूछने पर मेरी माँ ने उसको बस इतना जवाब दिया, आपको अपने पति को अकेले नहीं छोड़ना था। हम सभी कार की तरफ जाने लगे। मैंने देखा पूरा गांव ही आया हुआ था। कोई भी बड़ा या बूढ़ा नहीं छोड़ा गया था। कार के पास पहुंचकर वो औरत अपने पति को आवाज़ देने लगी, लेकिन उसका पति कहीं नहीं मिला। तब फिर हमने देखा कि सड़क पर घसीटे जाने के निशान बने थे। वो निशान झाड़ियों की तरफ जा रहे थे। हम सभी सावधानी से पीछे पीछे जाने लगे। झाड़ियों को पार करके हमने देखा एक भयानक नज़ारा। झाड़ियों के पार एक और सड़क थी। उस सड़क पर कुछ दूरी पर एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उस औरत का पति पड़ा हुआ था और उसके पति की छाती पर कुछ तो बैठा हुआ था। ये देखने के बाद हम सभी को वहीं पर रुकने को कहा गया और गांव के कुछ बड़े लोग सावधानी से आगे बढ़ने लगे। वो जो भी चीज़ थी, इनको आगे बढ़ते देखकर उसने इनकी तरफ देखा। उसकी इस हरकत से मुझे समझ में आया कि ये जो भी चीज़ है उसके लंबे लंबे बाल हैं। शायद से ये कोई औरत थी। उस चीज़ ने एक नज़र गांव के इन लोगों को देखा और फिर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वो वापस से उस औरत के पति को घूरने लगी। पता नहीं चल रहा था कि उसका पति मरा हुआ है या सिर्फ बेहोश। उस चीज़ के पास आते आते गांव वालों ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मुझे ठीक से मंत्र तो समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन बुदबुदाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ से अब वो चीज़ भी साफ तौर पर चिढ़ी हुई लग रही थी। वो इन लोगों की तरफ देखकर जानवरों जैसी आवाज़ें निकालने लगी और फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। जब ये लोग उसके काफ़ी पास आ गए तो ये चीज़ उस आदमी के ऊपर से हटी और जानवरों की ही तरह चारों हाथों और पैरों से भागते हुए एक और गायब हो गई। गांव वाले उस औरत के पति को ले आए। किस्मत से वो सिर्फ बेहोश था। बाद में माँ ने हमें बताया कि गांव में हाल ही में एक औरत बच्चे को जन्म लेते हुए मर गई थी। वही औरत अब शाक चुन्नी बनकर वापस लौट आई है और अपने पति और बच्चे को ढूंढ रही है। उस औरत के पति को देखकर वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी कि ये उसका पति है या नहीं। अगर हमें आने में देर हो जाती
तो ये समझ जाती कि ये उसका पति नहीं है और यकीनन उसे मार डालती। ये बात पता चलने के बाद हम बच्चे और वो औरत हैरत में थे। हमने अभी अभी एक डायन को इतने पास से देखा था, हमें यकीन नहीं हो रहा था। उस औरत और उसके पति को गांव में ही रात को रुकाया गया और सवेरे ही फिर उनको विदा किया। वो शाक चुन्नी उस गांव में कुछ और महीने देखी गई। उसके बाद उसका दिखना पूरी तरह से बंद हो गया। शायद उसे मुक्ति मिल गई होगी। आज भी जब मैं अपने गांव जाता हूँ तो यह घटना अनायास ही मेरे दिमाग में आ जाती है और इसके याद आते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है।